राधे राधे दोस्तों, क्या हाल है। तो अब आ गया हूँ मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के यूट्यूब पे वापस, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे वादा किया था कुछ वीडियोस पहले कि अब से मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया था क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा इंस्टा पे चला गया था। बट आई थिंक दोनों पे इक्वली फोकस देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट के लिए आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ वेरी गुड, यूट्यूब इज़ ऑल्सो गुड, बट हाँ ज़्यादा फोकस इंस्टाग्राम पे रहता है शॉर्ट फॉर्म के लिए। लॉन्ग फॉर्म के लिए ज़्यादा रहता है ये यूट्यूब पे। तो मुझे लगा कि अपनी जर्नी की शुरुआत में वापस से कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की, तो इसका टाइटल भी वही होगा कि जापान का थॉट मेरे दिमाग में कब कैसे आया। अब इसमें आप सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए जब कुछ होता है और क्या नहीं करना चाहिए जब कुछ होता है। तो आपके लिए गुड्स एंड बैड्स आप मेरी जर्नी से सीख सकते हो। तो इसलिए मुझे लगा कि ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि 2020 जनवरी की बात है आई थिंक, जब तभी आया था कोरोना। तो उस टाइम पे मैं चेन्नई में काम करता था एक कंपनी में। तो मेरा काम शायद अच्छा था वहाँ पे तो मेरे मैनेजर आए और उन्होंने मुझसे बोला कि नितिन, एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने वहाँ आई थिंक 1.5-2 साल काम किया, तब मैनेजर आए थे और उन्होंने बोला कि जापान जाने की अपॉर्चुनिटी है, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने बोला कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ। तो मेरे साथ 2 लोगों को और बोला था, हम 3 लोग थे टोटल 108 या 110 लोगों में से। तो उन्होंने बोला कि आप जाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक कंडीशन है कि अगर आप जापान जाते हो तो आप 2 साल तक वापस नहीं आ सकते। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जापान जाने के लिए। तो मैंने बोला हाँ क्यों, नो प्रॉब्लम, 2 साल तो इतना कोई बड़ा टाइम नहीं है। तो मेरे साथ एक लड़का था और एक और लड़की थी, तो उन दोनों ने भी हाँ हाँ बोला था। तो धीरे धीरे उस लड़की की कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उसने बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने और एक लड़के ने, तो उन दोनों ने बोला हाँ हम चले जाएंगे। फिर जब हम फॉर्म भरने लगे अपने वीज़ा का, सीओई का, सीओई होता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कि कंपनी भेज रही है तो वो सब चीज़ें। तो उसी टाइम पे कुछ 10-12 दिन बाद एचआर की मेल आ गई कि भाई हम सारी ऑन साइट विजिट्स जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं और हम अब जापान तभी भेजेंगे या ऑन साइट तभी भेजेंगे किसी को भी जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होगा। तो फिर क्या हुआ कि मेरा जापान जाना उस टाइम पे पोस्टपोन हो गया कि भाई ये जो कोविड है ये जब हटेगा तब हम भेजेंगे। तब फिर मैंने और उस बंदे ने बोला मैनेजर को जाके कि हमें तो जाने का है, चांस मन है, तो आप कुछ कीजिए। तो फिर एचआर वगैरह से मेल आई कि भाई अगर आप लोगों को जापान जाना ही है तो हम भेज देंगे, जापान जापान भेज देंगे, पर अगर कल को आपकी लाइफ को कोई भी रिस्क होता है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल। तो फिर मैंने अपने मैनेजर से बात की, तो उन्होंने बोला कि देखो नितिन, अगर वहाँ पे आग लगी हुई है, किसी भी जगह पे आग लगी है, तो खुद जाके आग में कूदने की क्या ज़रूरत है। तो अभी अपने घर में बैठे रहो, इंडिया में बैठे रहो, फिर कभी अपॉर्चुनिटी आएगी तो चले जाना। तो उनकी बात भी सही थी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को नहीं जाना, कोई मुझे वो साइन नहीं करना है कि कल को कुछ होता है तो मेरे बट जो मेरे साथ लड़का था उसने बोला कि कोविड हो रहा है तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से ही तो हो रहा है। तो मेरी मदर ने इम्यूनिटी की गोलियां बना के भेज दी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा और साइन करूंगा उस बॉन्ड पे कि भाई कल को मुझे कुछ होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने और एक और हमारी टीम लीड थी, तो उन्होंने समझाया कि इतना क्यों रिस्क डाल रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है फिर कभी चले जाएंगे, इतना मत करके कल, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था कोविड। तो फिर वो मान गया। तो फिर हमारा जापान जाना डिले हो गया। हमें लगा चलो 1-2 महीने 3 महीने बाद ये हट जाएगी जो भी ये चल रही है कोविड। तो फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर वो कोविड हटा ही नहीं। तो फिर हमारा वो जापान जाने का जो ड्रीम था वो हट गया था उस टाइम पे। फिर मैंने उस कंपनी से चेंज करके दूसरी कंपनी में आया और फिर मैं उसमें काम कर रहा। तो मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, तो वो 6 महीने बाद मेरी नेक्स्ट कंपनी वाली छोड़ के जापान आ गई। तो उससे मेरी बात होती रहती थी बीच बीच में कभी कभी, बट जापान से रिलेटेड नहीं होती थी। बट एक बार मेरा N2 जब क्लियर हुआ तो उस टाइम पे मैंने उनको ऐसे ही बोला कि यार कुछ देखना जापान में अपॉर्चुनिटी हो। तो शी बीइंग अ काइंड गर्ल, शी सेड कि ठीक है आप अपना रेज्यूमे भेजो, मैं रेफ़र करती हूँ एंड ऑल। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था जापान में, तो मैं थोड़ा सा डिलेमा में था कि मैं इंटरव्यू दूँ या ना दूँ, मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा मन नहीं हो रहा था जापान जाने का। तो मेरे फ्रेंड से मेरी बात हुई, उसने बोला कि एक बार आप इंटरव्यू दे के तो देखो। तो मैंने कहा हाँ इंटरव्यू तो दूंगा ही, क्योंकि उसने इतना रेफ़र किया है तो इंटरव्यू तो देना बनता है, बट पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने बोला आप दो इंटरव्यू तो दो। मैंने कहा ठीक है चलो देते हैं। तो इंटरव्यू दिया और मेरा क्लियर भी हो गया।
और जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि यार जापान का इंटरव्यू क्लियर हो गया और ये बंदा इतना खुश नहीं तो मैं खुश था, बट मैं पता नहीं कम खुश था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है यार अब हमें थोड़ा फैमिली के साथ ही रहना है। बट फिर मुझे अपनी पिछली कंपनी की बातें याद आई, क्योंकि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैंने बोला ना 108 लोगों में से हम 2-3 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने पूछा कि यार तुमने क्या किया कि मैनेजर ने तुम्हें सिलेक्ट किया। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप ही किया, शायद काम देख के किया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मैनेजर के पास जाके बोला कि यार हमको भी अपॉर्चुनिटी दो जापान जाने की, और फिर उन्होंने मुझे भी बोला कि मैंने ना जब मैनेजर को बोला है कि मैं जापान अपॉर्चुनिटी के लिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब अच्छी बात है तो बोलो। तो फिर मुझे वाली बात याद आई कि यार इतने सारे लोगों ने उस टाइम पे मैनेजर को जाके बोला था कि यार हमको भी भेजो जापान, हम भी जाना चाहते हैं, और मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी हाथ में है और मैं सोच रहा हूँ कि ना जाऊँ। तो मैंने ये थॉट माइंड में रख के मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं जापान जाऊँगा, और फिर देखते हैं, मेरा मन लगेगा तो रुकूँगा, नहीं लगेगा तो फिर वापस आऊँगा। बट मुझे उस टाइम पे भी पता था कि वापस आना इतना आसान नहीं होता जब भी हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो। क्या बात कर रहे हैं? और मेरी जापान में जॉब लगने के बाद जब मैं जापान गया तो इस बात पे कुछ मेरे दोस्त और कुछ कलीग एक दो नाराज़ हो गए थे। इस बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जब फर्स्ट डे मैंने जापान में लैंड किया था, मैं यहाँ अपने स्टेशन तक आया था, तो एक जापानीज़ लड़की मिली थी और उसने क्या किया था। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, ताकि हम अगली वीडियो में भी मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।